प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आदिकाल के साहित्य के अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आदिकालीन गद्य साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आदिकालीन गद्य साहित्य। आदिकालीन गद्य साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है और इस प्रकरण के अंतर्गत कुवलयमाला उद्योतन सूर्य की एक रचना है जिसमें गद्य का स्वरूप परिलक्षित होता है और यह रचना प्रिय विद्यार्थियों 778 ईस्वी के आसपास लिखी गई है और यह ग्रंथ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा ग्रंथ राउल बेल। इस ग्रंथ से तमाम प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी प्रबल संभावना है विद्यार्थियों। राउल बेल रोडा कवि की रचना है और यह 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य लिखी गई रचना राउल बेल अत्यंत ही महत्वपूर्ण यह रचना है विद्यार्थियों गद्य की। और इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको एक एक करके हम समझेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह रचना गद्य और पद्य मिश्रित है, यानी इसके कुछ अंश गद्य में लिखे गए हैं, कुछ अंश पद्य में लिखे गए हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, जो रचना इस तरह की होती है यानी गद्य और पद्य मिश्रित होती है उसे चंपू कहा जाता है, चंपू काव्य। तो विद्यार्थियों, इसको भी आपको याद कर लेना है, समझ लेना है कि चंपू काव्य किसे कहते हैं। तो चंपू काव्य वह रचना होती है जिसमें गद्य और पद्य का मिला जुला स्वरूप होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस ग्रंथ में राउल एक नायिका है जिसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है और फिर बाद में बहुत सारे प्रकरण गद्य के रूप में मिलते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे तथ्य गद्य के रूप में मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह एक शिलांकित रचना है। शिलांकित यानी विद्यार्थियों यह रचना शिला अर्थात पत्थर पर उत्कीर्ण की गई है। इसलिए शिला पर अंकित होने के नाते इसे शिलांकित कृत कहा जाता है, शिलांकित रचना कहा जाता है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है कि वह कौन सी रचना है जो शिलांकित है। तो वह राउल बेल है और राउल बेल के रचनाकार रोडा कवि हैं जो 10वीं और 11वीं शताब्दी में लिखी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस ग्रंथ में नखशिख परंपरा का स्वरूप परिलक्षित होता है, यानी नखशिख परंपरा का आरंभ इसी ग्रंथ से माना जाता है। सबसे पहले नखशिख परंपरा, नखशिख जो है यह श्रृंगार रचनाओं में परिलक्षित होता है, यानी श्रृंगार के अंतर्गत नख से लेकर के सिर तक नायिकाओं के रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है कि जो शरीर के ये विभिन्न अंग हैं, इन अंगों की जो सुंदरता है, जैसे पैर के नाखून की सुंदरता, जांघ की सुंदरता, नितंब की सुंदरता, कटी की सुंदरता, भुजाओं की सुंदरता, अंगुलियों की सुंदरता, आँखों की सुंदरता, दांतों की सुंदरता और केस, मस्तक, सब यानी जितने भी अंग हैं, ये नख से लेकर के सिर तक का जो रूप सौंदर्य है उसको उद्घाटित किया गया। तो यह श्रृंगारिक रचना भी मानी जाती है राउल बेल। और इसमें जो है नखशिख परंपरा
यहीं से हिंदी साहित्य में प्रारंभ होती नजर आती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस ग्रंथ में हिंदी भाषा की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सी रचना है जिसमें हिंदी की 7 बोलियों के एक साथ दर्शन होते हैं या एक साथ 7 बोलियों के शब्दों का प्रयोग मिलता है। तो वह रचना है विद्यार्थियों राउल बेल, जो रोडा कवि ने लिखी है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु, इसको आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेगा। अगला ग्रंथ है विद्यार्थियों उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि दामोदर शर्मा, पंडित दामोदर शर्मा द्वारा रचित है। ये 12वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण की प्रकृति क्या है। तो ये श्रृंगार परक है कि व्याकरण का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है कि यह व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में बनारस के आसपास की संस्कृति और भाषा का वर्णन है। एक चीज़ और भी यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है विद्यार्थियों कि वह कौन सी रचना है जिस रचना में बनारस के आसपास की संस्कृति और भाषा का वर्णन मिलता है। यानी बनारस के आसपास की संस्कृति और भाषा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो वह ग्रंथ है विद्यार्थियों उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो पंडित दामोदर शर्मा द्वारा सृजित है 12वीं शताब्दी में। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा मोतीचंद ने इसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी और मोतीचंद ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित थे, पंडित दामोदर शर्मा। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंडित दामोदर शर्मा किस राजा के सभा पंडित थे। तो महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। इसको आपको कंठस्थ कर लेना है विद्यार्थियों। तो यह प्रकरण भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो ग्रंथ है वह है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर मैथिल कवि ज्योतिरेश्वर ठाकुर द्वारा रचित है। यह 14वीं शताब्दी में रचा गया है। ज्योतिरेश्वर ठाकुर द्वारा रचित यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मैथिली में रचित प्रथम गद्य रचना है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैथिली भाषा में रचित प्रथम गद्य रचना कौन सी है। तो वह वर्ण रत्नाकर है। रचनाकार हैं मैथिल कवि ज्योतिरेश्वर ठाकुर। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है ना, कोश ग्रंथ, कोश ग्रंथ के रूप में इस ग्रंथ को जाना जाता है। इस ग्रंथ को जाना जाता है। तो विद्यार्थियों इसीलिए इसे विश्वकोशात्मक ग्रंथ कहा गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। ये प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसे विश्वकोशात्मक ढांचा होने का गौरव प्राप्त है। तो वह ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, मैथिल कवि ज्योतिरेश्वर ठाकुर द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में विद्यार्थियों हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सी रचना है जिसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण वर्ण रत्नाकर में मिलता है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं ज्योतिरेश्वर ठाकुर। ये 14वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ का संपादन सुनीति कुमार चटर्जी ने किया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ण रत्नाकर ग्रंथ का संपादन किसने किया है। तो वर्ण रत्नाकर ग्रंथ का संपादन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने किया है। और इस ग्रंथ का उद्देश्य राजकुमारों को स्थानीयता का ज्ञान कराना था। यानी वर्ण रत्नाकर जो कृति है इसका मुख्य उद्देश्य था कि राजकुमारों को स्थानीयता का ज्ञान हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आदिकालीन गद्य साहित्य की यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि गांव गिराव में रहने वाले लोग
दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले जो परिवार हैं, वहाँ पढ़ने वाले जो लोग हैं, तैयारी करने वाले जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सके। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विद्यार्थियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।